हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेया राज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं क्लास 10th की हिस्ट्री पेपर लेकर आई हूँ। यानी कि आपके क्लास 10th की जो आर्ट्स पेपर में हिस्ट्री का पार्ट होता है वो हिस्ट्री का पार्ट में लेकर आई हूँ, जिसका कि लेसन फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मैं अभी से लेके आपके जितने भी चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इसके अलावा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के आपको वीडियोज़ देती रहूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका मतलब कि हम चीज़ों को समझेंगे, हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या कह रहा है, उसकी कहानी क्या है। क्योंकि आपको पता है कि आर्ट्स पेपर कहानी होती है, अगर आप उसे रटेंगे तो वो आपकी समझ विकसित नहीं होगी, उसे आप ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। तो आर्ट्स पेपर को हमें समझना है कहानी की तरह। तो पहले हम उस कहानी को समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या है इसकी कहानी। तो आप देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि आपके लेसन का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जिस तरह से महादेश है, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश, तो इस तरह से यूरोप एक महादेश है और उस महादेश में राष्ट्रवाद हुआ। यानी अब ये जानेंगे हम कि इस महादेश में राष्ट्रवाद आखिर ये है क्या, उसमें हुआ क्या, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, अगर एक शब्दों में कहा जाए राष्ट्रवाद का मतलब, तो इसका मतलब होता है राष्ट्र के प्रति एकता, राष्ट्र के प्रति एकता की भावना, राष्ट्र के प्रति एकता की भावना। और यदि इन्हें एक डिफिनेशन के तौर पे लिया जाए कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, तो आप इसे साफ साफ कर सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जो होती है, सामाजिक जो प्रक्रिया, जो सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी कि किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों में जब एक भावना आती है अपने राष्ट्र के प्रति, जब एक ही भावना उनके अंदर होती है अपने राष्ट्र के प्रति, तो उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक समय जब ब्रिटिश ने हम पे शासन कर लिया था, तो आप देखेंगे कि 1917 से लेके और 47 तक का जो दौर था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा संख्या में क्रांतिकारी कूदे हुए थे कि हमें देश को आज़ादी दिलाना था। और पूरा देश, एक तरह से कह लीजिए पूरा भारतीय एक था, हर घर से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी थे सब निकल कर सामने आए, सब ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया कि हमें हमारे देश की आज़ादी चाहिए। तो उस समय जो लोगों के बीच भावना थी, उस समय जो सबके बीच भावना थी, वही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे कि अभी भी देख लीजिए, अगर चीन कहता है कि हाँ हम अटैक करेंगे, आपने आए दिन सुनते रहते हैं कि चीन अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान अटैक करने की घोषणा करता है। तो इस तरह से जब चीन कहता है कि हम युद्ध करेंगे, तो आप हर घर के युवा को देखिए, आप ही के घर में आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ अगर ले लेना अभी भर्ती, चीन युद्ध कर जाए तो मैं चला जाऊँगा अपने देश के लिए। तो इस तरह से जो ये भावना होती है कि अपने देश के लिए न्यौछावर करना, अपने देश को एकता के सूत्र में बांधे रहना, यही होता है हमारा राष्ट्रवाद, यही हमारा राष्ट्रवाद होता है। और ये सब देश चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना हो सब देशों में, ताकि देश का समग्र विकास हो सके। तो उसी में जो ये यूरोप महादेश है, चूंकि आपने अब समझ लिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप महादेश में एकता की भावना का प्रचार प्रसार। तो जब आपने ये देखा कि यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना लाना है, तो आखिर ये लाना क्यों है, कुछ तो ऐसा रीजन होगा कि लाना क्यों है। तो आप जब भी हिस्ट्री के कोई पार्ट को पढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई क्रांति की बात होगी, तो आपको कुछ पॉइंट्स में लिखना होगा, जैसे कि क्रांति के विचार क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी शुरुआत क्या कैसे हुई, उसमें नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले, उसके अंत क्या हुए, यानी उसका परिणाम क्या हुआ। तो ये चीज़ आपको पॉइंट करना होगा हर क्वेश्चन में। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे और आपकी समझ भी बढ़ेगी। तो आप देखते हैं कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद था, इसका उदय कैसे हुआ, इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले आपने यदि 9th की बुक पढ़ी होंगी हिस्ट्री की, तो उसमें आपने फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस में पुनर्जागरण और फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से क्रांति हुई। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा इमेजिन करें कि चाहे क्रांति फ्रांस में हो, यूरोप में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो या भारत में हो, आज़ादी को लेकर अगर कहीं भी क्रांति हो तो सबके जो विचार होंगे एक होंगे, उद्देश्य भी एक होंगे, कारण भी एक होगा और परिणाम भी एक होगा। परिणाम अलग अलग थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कहीं आज़ादी मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन ये है कि सारे चीज़ एक होंगे। इसलिए जब भी आप इन तरह के क्वेश्चन को
को समझें तो इमेजिन करके देखें कि आखिर भारत में क्या हुआ, तो वहाँ क्या हो रहा है। तो इसी तरह से जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को लाना था, यूरोप को आज़ादी दिलानी थी, तो पहले तो फ्रांस को देख लेते हैं, क्योंकि आपने 9th में पढ़ लिया फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस आज़ाद हो चुका था। जैसे कि हमारे एशिया महादेश में कई सारे देश हैं, एशिया में कई सारे देश हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, और भी अन्य इलाके, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश। तो उसी तरह से यूरोप में भी कई देश थे यूरोप में भी, मान लीजिए इस तरह से ये सारे देश हैं यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ये अपना यूरोप हो गया। तो इसमें से एक फ्रांस था जिसने कि आज़ादी ले ली, फ्रांस में आज़ादी ले ली। 1789 ईस्वी में यहाँ क्रांति हुई, चूँकि यहाँ पे पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना, यानी जो जनता अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति जगी हुई नहीं रहती, अपने अधिकारों के प्रति जगी नहीं रहती है, तो उनका जागना, यानी कि उनका अपने अधिकारों की मांग करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। तो 1789 ईस्वी में ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो इस फ्रांस की क्रांति ने वहाँ निरंकुशता का अंत कर दिया। निरंकुशता का मतलब होता है वैसा शासन, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ राजा का शासन होता है, जहाँ इन सब देशों में तो राजा का शासन है, ब्रिटेन में भी देख लीजिए, तो जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ तो जनता के द्वारा चुन के सरकार नहीं जाती है, वहाँ तो जो पहले से राजा थे उसी का बेटा राजा, फिर उसी का बेटा राजा, उसी का बेटा राजा बनता चला आता है। तो उसमें होता है कि कोई बहुत अच्छे होते हैं, कोई राजा जो अपने जनता के बारे में सोचते हैं, और कोई थोड़े से बदमाश राजा टाइप के होते हैं, यानी कि वो अच्छे नहीं होते, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि वो जितना चूस सके, जितना ले सके। जैसे हमारे यहाँ नेताओं को देख लीजिए, क्योंकि नेता हमारे यहाँ चुन के जाते हैं, हम खुद से चुनाव के माध्यम से उन्हें चुनते हैं, तो ऐसा होता है कि वो हमारे हक के लिए सोचते हैं, और अगर कभी नहीं सोचते हैं तो जनता जो होती है वो विरोध करती है, आंदोलन करती है, धरना देती है, जिससे कि उन्हें सोचने पे मजबूर कर देती है, हमारे लिए, योजनाओं के लिए, हमारे हित में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जहाँ राजतंत्र है वहाँ तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो राजा जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। तो राजा अगर अच्छा है तो शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है, अगर राजा बुरा है तो शासन व्यवस्था बुरी चल रही है। तो वही बात हुआ यूरोप में भी। वहाँ जैसे अभी आप उत्तरी कोरिया में देख लीजिए, किम जोंग का शासन है, उसे तानाशाही शासन कहते हैं, जैसे कि निरंकुश शासन भी आप कह सकते हो, जस्ट लाइक तानाशाही, निरंकुश। उत्तरी कोरिया में जो किम जोंग है वहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है किसी प्रकार की, यहाँ तक कि प्रेस की जो स्वतंत्रता मिले, यानी कि प्रेस फ्रीडम के जो इंडेक्स आए हैं 2021 के सूचकांक आए हैं, उसमें सबसे लास्ट है प्रेस को आज़ादी उत्तरी कोरिया में मिली है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ की आज़ादी नहीं, आम जनता को तो आज़ादी नहीं, सरकार जो कहेगी उन्हीं को माना जाएगा, तानाशाही शासन व्यवस्था। तो वही चीज़ यहाँ था, यहाँ भी निरंकुश शासन व्यवस्था थी, तानाशाही शासन व्यवस्था थी, जिससे कि जनता एकदम परेशान हो चुकी थी। वो खुद के लिए जीना चाहती, जनता चाहती थी कि हम भी अच्छे से जिए, अच्छे से रहें, मेरे भी कई अधिकार हो जो वहाँ नहीं मिल रहा था। इसीलिए 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। अब ये क्रांति शुरू कैसे हुई, क्रांति किया किसने, तो आप यहाँ देखिए कि आखिर क्रांति के विचार कैसे आए। यानी फ्रांसीसी क्रांति में जो राष्ट्र के लिए हमें क्रांति करनी थी, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, तो उसके विचार कैसे आए, उस पर जन्म कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म, यानी कि फ्रांस के जो लोग थे उनमें आया कि हमें अब अपने देश को आज़ादी दिलानी है। उसके बाद आया पितृभूमि और नागरिकता जैसे विचारों का उदय। पितृभूमि का मतलब है कि आप अगर उदाहरण के रूप में लें तो आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में, या आप खुद यदि आपको पता चले कि मेरा ये कोई ज़मीन है, आपके जो बगल में है ये मेरा कोई ज़मीन है, लेकिन मेरे दादा परदादा को किसी मजबूरी के कारण या किसी ने हड़प लिया है उस ज़मीन को, आपके दादा परदादा की वो ज़मीन थी लेकिन किसी और ने उसे हड़प लिया, तो आपके मन में एक रोष आएगा। आप अगर उससे बलशाली, आपके मन में गुस्सा आएगा कि मेरी ज़मीन थी, मेरे पितृभूमि यानी कि मेरे पिता की, मेरे दादा की ज़मीन थी, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हड़प ली, क्यों ना हम उसे फिर से वापस कर लें। ये चीज़ आपने फिल्मों में भी देखी होगी, अगर मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके उनका जो बेटा होता है, कैरेक्टर जो सुनील दत्त ने रोल किया है, अपनी सारी ज़मीन को उस लाला, उस सेठ के यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि उसके पिता की ज़मीन थी, उसके दादा की ज़मीन थी। वही बात वहाँ हुआ, उनके मन में ये विचार आया कि ये देश तो मेरा है, ये भूमि मेरी है, तो हम किसी और का शासन क्यों सहें। और नागरिकता जैसे विचारों का उदय हुआ, यानी हम नागरिक हैं और हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए।
तो उसके बाद देखिए नए झंडे का चुनाव। झंडे का चुनाव, झंडा बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि हर कोई जब शुरू करते हैं कुछ भी तो अपना झंडा बना लेते हैं, जैसे कि आप भीम आर्मी को देख लीजिए। और उसके बाद आप यदि कार्टून ही देखते हैं, जैसे मैं कार्टून के उदाहरण लेती हूँ, आपने हेनरी देखा होगा, एक कार्टून आती है, बहुत अच्छी कार्टून है, मैं भी देखती हूँ। तो जो हेनरी होता है उसमें हेनरी अपना झंडा का यूज करता है, जिसके पर्पल हैंड झंडा उसका होता है। उसी तरह से उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो भी अपने फ्लैग का यूज करती है। तो इस तरह से क्या होता है कि नए झंडे का वहाँ चुनाव किया गया कि हाँ हम नया झंडा बनाएंगे, हम राष्ट्रवाद की भावना फैलाएंगे। जैसे हमारे देश में भी आज़ादी मिलने नए झंडे का निर्माण किया गया। उसके बाद देखिए राष्ट्र के नाम पर निर्माण कार्य। राष्ट्र के नाम पर निर्माण कार्य का मतलब है कि राष्ट्र के नाम पे नई नई चीज़ें बनाई गई। जैसे यहाँ देख लीजिए हमारे देश में राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से राष्ट्र के नाम पे निर्माण करना, नई नई स्तुतियों का, नए नए मंदिरों का, नए नए कार्यों का। उसके बाद है देखिए स्टेट जनरल का नागरिकों द्वारा चुनाव। स्टेट जनरल जो थे यानी कि एक मुख्य जनरल जो थे उसका आम नागरिकों के द्वारा चुनाव करवाया गया। आम नागरिकों को इससे इतनी खुशी मिली कि हमें भी कोई अधिकार है, हम भी कोई महत्व रखते हैं, मेरे द्वारा चुनाव कराया गया। तो इस तरह से उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न है। उसके बाद है प्रशासनिक व्यवस्था का गठन। यानी प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है कि आपके जो पुलिस है, जो शासन व्यवस्था है, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, इन सब का गठन किया गया कि अगर कोई गलती करेगा, कोई गुनाह करेगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके खिलाफ प्रशासनिक व्यवस्था बैठाई जाएगी। उसके बाद है शहीदों की चर्चाएं। आप अभी भी जब शहीदों के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में एक रोष आता है, आपके मन में आता है कि वो हमारे देश के लिए ये कर गुजर गए तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो वही भावना यहाँ होगी। जब यहाँ पे शहीदों की चर्चा की गई, उनके पुराने जो डाटा थे, पुराने जो इतिहास थे, उन्हें पलटा गया कि वहाँ के शहीदों ने कितनी बड़ी बड़ी बलिदान दी है, तो वहाँ के लोगों में आया कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी बलिदान देंगे लेकिन हमें चाहिए। उसके बाद देखिए आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। यानी कि देश के अंदर जो आयात निर्यात होते थे, जो सामान का आवागमन होता था, उन्हें समाप्त कर दिया गया। उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। इससे जनता एकदम खुश हो गई। जैसे अभी अगर यहाँ टैक्स हटा दें तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद है भार नापने की एक समान माप। भार नापने की एक समान का मतलब कि वहाँ जो अलग अलग माप चलते थे, जैसे कि यहाँ पे ही देख लीजिए औंस, पौंड, इस तरह से अलग अलग जो नाप चलते थे। तो इससे क्या होता था कि किसी एक क्षेत्र में आप अगर कुछ लेने गए, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में आलू लेने गए, तो वहाँ के माप के माध्यम से एक औंस, एक पौंड, या फिर उदाहरण लेते हैं किलो की, तो कोई व्यक्ति 1 किलो में इतना सा आलू दे रहा, 2-3 आलू, और कोई व्यक्ति कहीं और क्षेत्र में 1 किलो में आपको इतना सारा आलू दे रहा भर भर के। तो ये एक समान जो व्यवस्था, असमान व्यवस्था थी। इससे क्या था कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को कि कहीं कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें भी तो समान चाहिए। तो वही भार नापने की जो माप थी वो एक समान कर दिया गया, एक जैसा कर दिया गया। और जब इतनी सारी चीज़ें की गई तब जाके लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई। यानी कि इतना सब नया किया गया। पुनर्जागरण का मतलब इतना सब चीज़ों का नवीनीकरण किया गया, इतने सब चीज़ों की व्यवस्था की गई, तब लोगों में पुनर्जागरण की भावना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। तो आपसे यदि आज आप पॉइंट के तौर पे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार के बारे में लिखना है, या फिर डायरेक्ट आ जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के विचार कैसे उत्पन्न हुए, या किसी भी क्रांति के विचारों के उत्पन्न की क्या पृष्ठभूमि होती है, तो आप साफ साफ किससे 4-5 पॉइंट या सारा आप जितना लिखना हो आप लिख देंगे, आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, जिसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ तो क्रांति के विचार आ गए, लोगों में क्रांति के विचार आ गए। अब था कि इसका उद्देश्य क्या था। क्रांति करनी थी, हाँ हमें क्रांति करना है, हमको अपने, मान लीजिए आपको पड़ोसी से लड़ना है, ठीक, तो क्यों लड़ना है, कुछ तो चाहिए पड़ोसी से। पड़ोसी इधर अगर कुछ कचरा फेंक रहे हैं तो उसके लिए लड़ना है, पड़ोसी अगर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं उसके लिए लड़ना है, हमें पड़ोसी का कोई सामान लेना है, उसके पेड़ से कोई फल लेना है तो उसके लिए लड़ना है। तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए लड़ने के लिए। तो वही चीज़ है कि आखिर उद्देश्य क्या था, इतनी व्यवस्था का, इतने विचार का, इतनी लड़ाइयों का उद्देश्य था क्या। तो उद्देश्य था यूरोप के अन्य राष्ट्र जो थे उनको निरंकुश या तानाशाह शासन से मुक्ति दिलाना। यानी कि अन्य जो राष्ट्र हैं, जैसा कि फ्रांस में मुक्ति दिलाया गया, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, वहाँ जब लोग अच्छे से जीने लगे, उन्हें अधिकार मिल गया, तो अन्य क्षेत्र को भी मुक्ति दिलानी है, ये इनका उद्देश्य था। अब देखिए जब इनका उद्देश्य ये बन गया तब क्या हुआ। अब देखिए जैसे आपको पता है कि जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, तो चूँकि वो उच्च विचार के थे, पहले भी उनके यहाँ काम बहुत रह चुके, उनकी चर्चाएँ बहुत थी, तो वो आपने
सुना होगा कि 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण में क्रांति की, 1917 में चंपारण में क्रांति की, लेकिन वो क्रांति ऐसे नहीं हो गई। उस क्रांति के लिए एक राजकुमार शुक्ल थे, एक राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति थे, जो कि वहाँ के किसानों को जब देख रहे थे कि चंपारण में किसान जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। वहाँ दिनकठिया व्यवस्था थी। दिनकठिया व्यवस्था का मतलब है कि जब एक खेत हो तो उस खेत के 3 भाग पे, यानी कि 4 भाग में बटा होता है, किसी भी चीज़ को 4 भाग में बांटे तो उसके 3 भाग पे किसान तो अपनी फसल लगा सकते थे, जो भी लगाना उनको, धान गेहूँ, लेकिन उनके जो एक पार्ट थे उन पे उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा कराया जा रहा था, ज़बरदस्ती नील की खेती। तो उससे क्या होता था कि एक तो बंजर हो जाती थी भूमि, बहुत सालों के लिए बंजर, वहाँ फिर कोई अनाज नहीं उपजते थे, और दूसरा कि इनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जो नील ये बेचते थे उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इससे किसान वहाँ के बहुत दुखी थे। किसान तो ऐसे एक तो कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, ऊपर से दुखी भी बहुत थे, ऐसे हालत से दयनीय स्थिति हो गई थी उनकी। तो राजकुमार शुक्ल को अच्छा नहीं लगा, इसलिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुनय विनय करके उन्हें बुलाया वहाँ सत्याग्रह करने। यानी उन्हें यकीन था कि महात्मा गांधी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र को आज़ादी दिलाएंगे, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाएंगे। तो वही हुई यूरोप में। यूरोप में भी मैंने कहा था ना कि जस्ट इमेजिन खुद से कीजिए, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आने लगी। तो यूरोप में भी यही हुआ। जब फ्रांस में आज़ादी दिला दी गई, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने वहाँ आज़ादी दिला दी, तो यूरोप के अन्य क्षेत्रों को ऐसा लगा, जैसे इटली था, जर्मनी था, कि जब वहाँ के लोगों ने वहाँ आज़ादी दिला दी तो क्यों ना हम उन क्रांतिकारियों को अपने यहाँ बुलाएं आज़ाद करने के लिए। जैसे यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, तो महात्मा गांधी ले लिए ये सब। तो बगल के क्षेत्रों को लगा कि, यानी कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों को लगा कि क्यों ना हम अगर उन क्रांतिकारियों को अपने यहाँ बुलाएं हमें आज़ादी दिलाने के लिए, तो हमें तो आज़ादी मिल जाएगी। और हुआ यूँ ही, यही बात हुआ। देखिए, क्रांतिकारियों का आगमन हुआ, क्रांतिकारियों का आगमन हुआ, यानी क्रांतिकारी फ्रांसीसी से यूरोप के अन्य क्षेत्रों में आए, वहाँ से निरंकुशता समाप्त करने के लिए, वहाँ आज़ादी दिलाने के लिए। तो अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है। बुद्धिजीवियों तथा छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई है। देखिए, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि जो जैकोबिन क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो बुद्धिजीवियों तथा छात्रों के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिजीवी का मतलब वैसे व्यक्ति जो कि समाज को, देश को अच्छी तरह समझते हो, ये नहीं कि खाया पकाया किसी तरह का नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं, जो कि देश को, समाज को समझते हैं, उनकी नीतियों को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। और छात्र तो छात्र होते हैं, युवा होते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनमें नया जोश होता है, तो वो कुछ कर गुजर जाने की हिम्मत रखते हैं। जैसे आप लोग में भी ये हिम्मत, कुछ कर गुजर जाने की हिम्मत, तो वही चीज़ है इनमें। तो इनके द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई, जिससे कि फ्रेंच सेना, यानी कि जो फ्रांसीसी सेना थे, वो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के क्षेत्रों में आई। यानी कि इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इनको आज़ादी दिलानी थी, जहाँ जहाँ निरंकुशता समाप्त करना था, तो उन क्षेत्रों में बुलाया गया और 1790 के दशक में इन्होंने स्थापना किया, जिससे कि पता चला कि कौन कौन क्रांतिकारी है, किन किन क्रांतिकारियों को, समूहों को कहाँ कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ आज़ादी की ज़रूरत है। तो इस तरह क्रांतिकारियों का आगमन हो गया देश में। अब देखिए, अब थी नागरिक संहिता। जब क्रांतिकारी आए तो अब आज़ादी दिलानी कैसी है, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, कुछ प्रणाली, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसके पहले कुछ प्लान बनाया जाता है। तो यही बनाया गया इनके द्वारा कि नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के लिए, यानी क्रांतिकारी जो आए थे उनके लिए, उनके द्वारा नागरिकों के लिए कुछ नियम बनाए गए। इनमें था जन्म आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। जन्म आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति का मतलब है कि आपको पता है कि राजा जन्म के आधार पर ही बनते हैं, जन्म के आधार पर, यानी कि वो राजा कुल में जन्म लिए तो राजा बन गया। और उस समय तो ये व्यवस्था थी कि अगर कोई चमार के घर जन्म लिया तो वो चमड़ा ही सिलेगा, कोई किसान के घर का जन्म लिया तो वो खेती ही करेगा, कोई बढ़ई के घर लिया जन्म तो वो लकड़ी ही बनाएगा, वो सामान ही बनाएगा। तो वही चीज़ यहाँ थी कि जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी कि कोई राजपूत है तो वही शासन करेगा। सबसे पहले तो इसे समाप्त किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद क्या गया, सामंतवाद की समाप्ति। आपको पता है सामंतवाद क्या होता है, आपने ये 7th 8th में ही पढ़ा होगा कि सामंतवाद क्या होता है। तो सामंतवाद का मतलब होता है कि कोई राजा, मान लीजिए 2 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, 2 राजा, नंबर 1 राजा, नंबर 2 राजा, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो नंबर 1 का राजा जीत गया, नंबर 1 का राजा जीत गया और नंबर 2 का राजा हार गया। तो यदि राजा ये हार गया तो ये राजा इसको क्या करेगा, बंदी बना लेगा,
बंदी बना लेगा या फिर युद्ध के समय ही उसे मार देगा। लेकिन सामंतवाद में क्या होता था कि उसे बंदी नहीं बनाया जाता था, ना ही उसे मारा जाता था। तो करते क्या थे, तो ये राजा उस समय अधिपति कहलाते थे। और ये क्या करते थे कि इस राजा को कहते थे कि ठीक है तुम अपना शासन करो, यानी कि तुम हार गए हो तो तुम्हारा जो राज्य है तुम उस राज्य को चलाओ, तुम उसी गद्दी पे तुम खुद बैठो, उस गद्दी पे मैं नहीं बैठूंगा, तुम खुद बैठो। और बदले में क्या करते थे कि वहाँ के बहुत सारे जो धन होते थे, जो महीने महीने के या फिर राजकोषीय धन जिसको कहते हैं, उन्हें समय समय पर इस सामंत को, इसी को सामंतवाद कहते हैं, सामंतवाद व्यवस्था। यानी ये जो छोटा वाला राजा, जो हारा वाला राजा होता था, ये छोटा राजा या फिर सामंत कहलाता था, छोटा राजा या सामंत कहलाता था। और ये प्रक्रिया सामंतवाद कहलाती थी। तो ये जो छोटा राजा था, हारा हुआ राजा, वो समय समय पर इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते थे। जैसे उस समय तो गिफ्ट का मतलब हीरे जवाहरात हो गए। और उसके बाद फिर जब भी इनका मन करता था जो चीज़ मंगाना वहाँ से ले आए। सेना वहाँ से जब ये कहीं और युद्ध करने जाते थे तो इस छोटे राजा की भी सेना को लेके जाते थे। तो यही प्रक्रिया सामंतवाद कहलाती थी। तो इससे क्या थी कि राजा की शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई होती थी, क्योंकि ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे राजाओं का कई छोटे छोटे राजाओं पर इनका अधिकार होता था। तो इस तरह से सबसे पहले सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया कि एकदम सामंतवाद की समाप्ति करनी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि किसी तरह से ये जो निरंकुश शासक थे, निरंकुश राजा थे, उनकी शक्तियों को कम करना। आपको यदि कहा जाता, आपने पहले भी सुना होगा कि किसी को अगर मारना है बुद्धि से, सबसे पहले उसके जो बल है, उसकी जो शक्तियाँ, उसकी जो आमदनी है, उसको ख़त्म कर दो, वो खुद ब खुद धीरे धीरे चरमरा जाएगा। तो वही चीज़ राजा के साथ भी हो रहा था कि उसके जो बल थे मेन, उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। उसके बाद देखिए डच, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने प्रशासनिक विभाजन, यानी कि प्रशासन जो एक था उनका, प्रशासन यानी पुलिस कह लीजिए, सेना कह लीजिए, उस समय तो सेना होते थे, तो उन सेनाओं का विभाजन कर दिया। यानी सब क्षेत्रों के लिए अलग अलग सेनाओं का गठन कर दिया गया कि ये सेना इतने ही क्षेत्र में कार्य करेंगे, ये सेना इतने ही क्षेत्र में कार्य करेंगे। उसके बाद बराबरी और संपत्ति अधिकार सुरक्षित किया और एक मुद्रा का चलन किया। बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर लिया, यानी कि ये जो संपत्ति का अधिकार था कि हमारा ये संपत्ति है तो इस पर हम ही अधिकार करेंगे। ये नहीं कि कोई राजा आए या कोई बड़े उच्च दर्जे के लोग आए और कह रहे हैं कि इस संपत्ति को ख़त्म दो, मेरा है, ये हम लेंगे, इस पर हम शासन करेंगे। तो वैसा नहीं, अधिकार दे दिया गया कि बराबर है, आपकी जो संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी, उस पर कोई और अधिकार नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए एक मुद्रा का चलन। आपको चूँकि पता है कि पहले अनेक प्रकार की मुद्राएँ चलती थी, तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, सोने की मुद्रा, चमड़े के मुद्रे। तो ये जो मुद्रा थी, अलग अलग चलन से क्या होता था कि कहीं पे जो मुद्रा थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और कहीं पे मुद्रा थी तो कीमत बहुत कम थी, जिससे कहीं हालत बहुत अच्छी थी और कहीं लोगों की हालत अत्यंत दयनीय थी। तो इसको एक समान कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पे नापने के एक भार की एक समान कर दिया गया, उसी तरह से इस मुद्रा को भी एक समान कर दिया गया, यानी एक ही मुद्रा का चलन किया गया। उसके बाद कामगारों के ऊपर से श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त करना। कामगार जिन्हें कि आप कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग के हो गए, जो काम करते हैं, कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं, कहीं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक शासन टाइप का होता है, जैसे कि मालिक जिसे आप कहते हैं आम भाषा में, तो उस समय उसे श्रेणी संघ कहा जाता था। तो जो श्रेणी संघ थे उनके ऊपर जो अधिकार कर रहे थे कामगार के ऊपर, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी उनका नियंत्रण नहीं होगा, ये काम करेंगे, अपनी मजदूरी लेंगे, बस यही है, बाकी किसी का नियंत्रण नहीं होगा, बंधुआ मजदूर वाली स्थिति नहीं होगी। उसके बाद देखिए किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से आज़ादी दिलाई गई। जो किसान थे उन्हें भूदास्ता का मतलब है कि उनकी ज़मीन तो उनकी होती थी, सब कुछ उनका होता था, लेकिन फिर भी कर लिया जाता था और कर इतनी ज़्यादा मात्रा में ली जाती थी कि इन किसानों के पास खाने के लिए भी नहीं बचते थे। तो इन दास्ता से, इन भूदास्ता से इन्हें आज़ादी दिलाई गई, जागीरदारी शुल्कों से इन्हें आज़ादी दिलाई गई। जब इतनी सारी प्रक्रिया कर दी गई नागरिकों के लिए, तब जब हम पहले से जब हम मजबूत होंगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना, किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं जबकि हम मजबूत होंगे। तो इस तरह से ये सारे विचार उत्पन्न हुए और शुरू हुआ क्रांति। अब क्रांति हुआ तो उसमें एक आपको पता होगा कि नेपोलियन तो इतना महान शासक था, उसने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो वहाँ का सेनापति था और एक तरह से तो उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो दास्ता थे, ये गुलामी, ये निरंकुशता, इनको समाप्त करने का काम किया। लेकिन आपको पता है कि हर दशक में, यानी कि कुछ साल होते हैं, उम्र बीतती है तो सबकी मौत हो जाती है, और जब खासकर तो सेनापति सब युद्ध में मारे चले जाते हैं। तो कोई अच्छे रहे, वो मारे चले गए, तो उसके बाद फिर राजा जो थे, फिर दूसरे देश के क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि वो तो अब नहीं है, तब वहाँ कौन क्या करेगा, तो अपना शासन स्थापित करते हैं। तो इस तरह से आपने आज देखा कि किस तरह से इसका विचार
बिहार का उदय हुआ, उसके उद्देश्य क्या हैं, कारण क्या थे, उसके बाद क्रांतिकारियों का आगमन कैसे हुआ, नागरिक संहिता क्या क्या बने। अब हम कल पढ़ेंगे मेटरनिख के बारे में और जर्मनी के जो चांसलर हैं हिटलर के बारे में। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि आखिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे किस प्रकार से आज़ादी मिली। तो आप इसे नोट कर लें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें ये बहुत काम देंगे। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, आगे आपके बहुत काम आएंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा वो तो मैं कराऊंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कल फिर हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।